ये एडजस्टमेंट शीट आपके पास मेरी है और नहीं है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। सर ये 78 एडजस्टमेंट्स की शीट मैंने निकाली थी जिसमें मैंने आपको पीजीपी और टोटल इनकम के बेहतरीन एडजस्टमेंट्स कवर किए थे, हर एक चीज कवर कर दी थी। अगर आप इतना भी कर लेते तो आपका सब कुछ कवर हो जाता। बट स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था, सर 78 एडजस्टमेंट की शीट तो ठीक है, प्लीज एक बार ये एडजस्टमेंट आप समझा दो, क्योंकि आप अगर एक बार बोल दोगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, हमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूं कि मैं आपको ये एडजस्टमेंट एक बार समझाऊंगा। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, अच्छे से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, तो आप मेरी तरफ पूरा फोकस रखिए। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट है इनकम टैक्स रिफंड। अब इसको हम कैसे समझते हैं सर? इनकम टैक्स का एक्सपेंस जो होता है ना, वो हमें सर सेक्शन 40 में डिसअलाउ होता है। तो जब कल के दिन हमें इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा तो वो भी हमारी इनकम नहीं होगी। तो अगर वो इनकम साइड में हमें दिख रहा होगा टोटल इनकम के क्वेश्चन में, तो हम उसे लेस कर देंगे। क्रिस्टल क्लियर? दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। सर अगर इंटरेस्ट टोटल इनकम के क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, तो सर ये टैक्सेबल होता है। बट ये पीजीपी में टैक्सेबल नहीं होता है सर। ये कहां पर लेके जाते हैं हम? आईयूएस में टैक्सेबल करते हैं सर। क्लियर? डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई सर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम लॉटरी गेम्स, ये सब अगर आपको मिले तो इन सब को आप पीजीपी की इनकम से हटाएंगे और कहां लेके जाएंगे सर? ग्रॉस। पर एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें नेट आईयूएस में लेके जाएंगे, अगर इसमें नेट अमाउंट दी हुई होगी तो उसको आप ग्रॉस अप करेंगे, क्योंकि हो सकता है विनिंग फ्रॉम शो आपको दिया हुआ नेट लिखा हुआ होगा तो ग्रॉस करना, नेट नहीं लिखा होगा तो कुछ मत करना। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई दिया होगा सर, नेट लिखा होगा तो ग्रॉस अप करना, नेट नहीं लिखा होगा तो कुछ मत करना। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब आप ग्रॉस अप करोगे तो ग्रॉस वाली अमाउंट आईयूएस में जाती है और जो पीजीपी में क्रेडिट साइड में दिख रही है नेट वाली अमाउंट, वो नेट वाली अमाउंट ही लेस होती है। समझ आया मैं क्या समझा रहा हूं? बहुत धीरे धीरे आराम से एक एक चीज समझा रहा हूं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। समझ आ रहा है सर? एकदम सिंपल, कोई रॉकेट साइंस एकदम टफ सोचना ही नहीं है, आराम से समझ आएगा सर, आराम से। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। जैसे आप समझो, ये हमारा पीएल अकाउंट है, ये आपको क्रेडिट साइड में विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया होगा। मान लो अगर नेट अमाउंट दिया होगा, मान लो 70,000 दिया होगा। आप एक बार सीख लो नेट और ग्रॉस कैसे लिखना है हमें। तो ठीक है, ये 70,000 दिया होगा, तो जब हम बना रहे होंगे अकाउंट, ठीक है, हम बना रहे होंगे तो हम क्या करेंगे सर? सर ये हो गया पीजीबीपी। जब पीजीपी की इनकम दिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा सर, तो हम लेस में लिखेंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरी। कितना लिखेंगे सर? 70,000, क्योंकि इतना ही अमाउंट यहां पर एडेड था तो इतना ही लेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे सर? आईयूएस लिखेंगे। फिर आईयूएस में जाके क्या दिखाएंगे? विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ठीक है, और यहां पर बाजू में लिखेंगे ग्रॉस। ठीक है, और यहां लिखेंगे सर 1 लाख रुपीस। सर क्या ग्रॉस हम यहीं पर करके दिखा दे? हाँ यहीं करके दिखा देना, 70,000 इंटू डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। समझ आया कि ग्रॉस अमाउंट कैसे आया? ऐसे करना होता है सर, यही प्रेजेंटेशन मेरे को आपको सिखानी है सर। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा सर। अगला है सर रेंट। रेंट अगर इनकम साइड, प्लीज ध्यान से सुनो, रेंट अगर इनकम साइड दिख रही है तो सर हमें रेंटल इनकम रिसीव हुई है। अगर रिसीव हुई है तो सर पीजीपी में नहीं आएगी, कहां पर आएगी सर? आईएचपी में। तो हम पीजीपी की इनकम से हटा देंगे, लेस कर देंगे और उसको आईएचपी के हेड में जाके शो करेंगे सर। बात समझ आई? अच्छा, कई स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है सर रेंट अगर डेबिट साइड दिख रहा होगा पीएल अकाउंट में, तो मतलब हमने रेंट पे किया है, अगर रेंट पे किया है तो वो एज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस अलाउड है। अगला एडिशनल डेप्रिसिएशन, इसको तो बड़ा ध्यान देना सर। मैंने अभी आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन कराया था, बहुत अच्छे से सिखाया था सर कि अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन है, टॉप 34 क्वेश्चन में भी सिखाया सर, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो ये ध्यान देना क्वेश्चन में कि हमें नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बोल रहा है कि 115 बीएसी। अगर नॉर्मल प्रोविजन है तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर 115 बीएसी के हिसाब से है तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है।
ये ध्यान रखना, नहीं मिलता है। मतलब अगर हमने क्लेम किया तो उसको एड बैक कर लेंगे, और अगर हमने क्लेम नहीं किया तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्लियर? अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, एकदम सिंपल, नॉर्मल प्रोविजन है तो आप साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंस नॉर्मली क्लेम कर सकते हो 100%। बट अगर 115 बीएसी है तो फिर साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे आपको अलाउ नहीं होते। ध्यान रखना, साइंटिफिक रिसर्च के 115 बीएससी में रेवेन्यू और कैपिटल वाला ही अलाउड होता है, और 35 टू AB वाला अलाउड होता है, और कोई अलाउड नहीं होता है। अगर आपको देखना हो तो 115 बीएससी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक सेपरेट वीडियो बनाइए सर, ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 115 बीएससी। वो वीडियो देखो और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि 115 बीएससी में क्या ट्रीटमेंट है और क्या नहीं है। क्लियर? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से बहुत अच्छे से ध्यान रखना सर, नॉर्मल प्रोविजन है तो आराम से डिडक्शन लेना। सर 115 बीएससी बोलेगा तो एक भी डिडक्शन पे दिमाग मत लगाना, सिर्फ 3 डिडक्शन याद है, 3 डिडक्शन मिलती है सर, याद है आपको, ATCCD2, ATCCH2 और ATJJAA। इन 3 के अलावा 115 बीएससी में कोई और नहीं मिलती है। ऐसे ही तो आखिरी दिन एडजस्टमेंट रिवाइज करना है सर, अगर ऐसे ही रिवाइज कर लेना, क्या रिविजन होगा आप सोच भी नहीं सकते सर। आप पीजीपी और टोटल इनकम के दम पे सब कुछ रिवाइज कर दोगे, सब कुछ। सैलरी इन एक्सेस ऑफ 10,000 से ज्यादा कैश तो हम दे ही नहीं सकते, सेक्शन 43 पिक्चर में आता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मान लो कोई एसेट खरीदने के लिए हमने 10,000 से ज्यादा कैश दे दिया तो उस केस में 43 अप्लाई नहीं होता है, उस केस में सेक्शन 43(1) अप्लाई होता है, एक्चुअल कॉस्ट। वो बोलता है 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। समझ आया? देखो जो लिखा है वो तो बता रहा हूं, जो नहीं लिखा है वो भी समझा रहा हूं सर। अब आपके ऊपर है कितना ध्यान से सुनना, इसी वीडियो को ही 2 बार सुन लेना यार, सब कुछ घुस जाएगा। अगला है परचेज ऑफ कार, कैपिटल नेचर का खर्चा है, नॉट अलाउड सर, पर आप इस पे डेप्रिसिएशन ले सकते हैं सर। ठीक है? बेनिफिट और गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन, ये आजकल बहुत खेलने लग गए सर। आपको दे देगा गिफ्ट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट या गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ऐसे करके देगा सर। अगर ये दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हमारे बिजनेस की इनकम है, ये अलाउड है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको हम एज अ पीजीपी इनकम ही टैक्सेबल करते हैं सर। तो अगर पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिया होगा कुछ मत करना, नॉर्मल चलने देना सर। ठीक है? अगला है होनोरियम फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर। आईसीए का पेपर चेक करने के लिए मुझे इंस्टीट्यूट ने पैसे दिए, ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो सरकार बोलती है इसको पीजीपी से हटाओ और इसको कहां पर डाल दो, आईओएस में डाल दो। ठीक है? ध्यान रखना। सैलरी पेड टू ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना, ब्रदर रिलेटिव में आता है, सेक्शन 40A2 चेक करूंगा। अगर क्वेश्चन में सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ दिया हुआ तो उस केस में सेक्शन 40A2 अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ मेरे रिलेटिव नहीं है, उनको मैं एक्सेसिव पेमेंट भी कर दूंगा तो भी अलाउ हो जाएगा। ये ट्रिकी पॉइंट है, जो लिखा है वो तो मेरे बिना भी पढ़ सकते हो। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था? पर्पस यही था, जो लिखा है वो बच्चा समझ रहा है, जो नहीं लिखा है वो भी समझना है उसे, तो सीखो ना, चाहे आप नोट कर लो, आपकी चॉइस है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है? यही मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है इतने सालों के पेपर्स देख के। डेप्रिसिएशन एज पर बुक, ये बड़ा सिंपल है सर, डेप्रिसिएशन एज पर बुक ऐड करते हैं, एज पर इनकम टैक्स माइनस करते हैं। बट एक बात याद रखना, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हो, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक ही दिया हो और उसके बाद डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हो, तो आप नीचे एक एजम्पशन लिखेंगे कि वी आर एज्यूमिंग दैट दिस डेप्रिसिएशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, ये मानना। ठीक है? आगे देखो, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप इसको बिजनेस इनकम में ऐड कर लेंगे क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, पर इसकी डिडक्शन लेना। एटीसी में लोग, मैंने सबके पेपर देखे हैं, एटीसी में डिडक्शन लेना भूल जाते हैं सर, एडबैक तो करते हैं, डिडक्शन लेना भूल जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिसके 2 जगह इंपैक्ट जाए उनको 2 जगह लेके जाना तुरंत, बाद में कुछ याद नहीं आता। यही सब छोटी बातें जो टोटल इनकम के क्वेश्चन या पीजीपी के क्वेश्चन बनाते टाइम ध्यान रखने वाली बात होती है। अगला ड्राइंग, ये तो हमेशा से पर्सनल है और पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं होते हैं, सेक्शन 37 पिक्चर में आ जाता है सर। ठीक है?
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यू किया क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो हमारी बिजनेस इनकम बढ़ेगी, ऐड होगा। क्लोजिंग स्टॉक को भी हमने अंडर वैल्यू किया, क्लोजिंग स्टॉक हमें लेस करना पड़ेगा। सर क्यों? जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा सर हमारा प्रॉफिट कम होता है तो हम लेस करते हैं। समझ आ रही बात? अगला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सर हटाओ इसको पीजीवीपी से और आईयूएस में लेके जाओ, पर ग्रॉस अमाउंट लेके जाना। अगर बाजू में नेट लिखा होगा, नेट नहीं लिखा होगा कुछ मत करना, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें कब पता चलता है टीडीएस नीचे माइनस करना है नहीं करना है, क्या करना है? देखो नेट लिखा रहेगा तो ग्रॉस करेंगे, नेट नहीं लिखा रहेगा ग्रॉस नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव दिया हुआ है कोई बात नहीं, क्वेश्चन में नीचे अगर टैक्स पेबल बोलेगा तो टीडीएस माइनस करना, नहीं बोलेगा मत करना, ठीक है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, सर ये हमें सर हटाना है ये पीजीपी से और कहां लेके जाना है सर? आईयूएस में ग्रॉस अमाउंट। स्पेक्यूलेशन बिजनेस एंड लॉस, ये बहुत ध्यान रखना सर, इसको अलग से दिखाना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉर्मल बिजनेस स्पेक्यूलेशन बिजनेस सब साथ में देते हैं, नहीं नहीं, हेडिंग अलग से दिखाना और अंडरलाइन करना। एग्जामिनर का ध्यान जाना चाहिए कि भैया ये पीजीपी है तो ये नॉर्मल बिजनेस है तो ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम है, ऐसे अलग से दिखना चाहिए। इसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं मेरे भाई, इसी को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, ओ भाई साहब इसी का तो क्वेश्चन है, इसी का तो क्वेश्चन है आरटीपी एमटीपी में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये स्टूडेंट को बहुत अच्छे से फोकस करके करना है। सेकंड एमटीपी में शायद इसका क्वेश्चन है सर, जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है। कोई भी एसेट, ध्यान से सुनना सर, कोई भी एसेट कब परचेज हुई है, कब उसके लिए लोन लिया गया और पुट टू यूज कब हुई, ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। कब परचेज किया है, कब उसके लिए लोन लिया गया, कब वो पुट टू यूज है। सर ध्यान से सुनना, लोन 1 अप्रैल को ले लिया, ठीक है, पुट टू यूज 1 अक्टूबर में किया, तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक के बीच में जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा सर, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट की कॉस्ट में ऐड करने के बाद उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल भी लेना अगर नॉर्मल प्रोविजन हुआ तो। बहुत प्यारा पॉइंट है, मेरे ख्याल से सेकंड एमटीपी में मैंने इसका क्वेश्चन कराया है, पता नहीं कितने लोग देखे, करे नहीं करे, कर लेना मेरे भाया, यही सिखाया उसमें, ठीक है। अगला परचेज ऑफ गुड्स एट अ प्राइस हायर देन फेयर मार्केट वैल्यू, सर तो यहां पर सेक्शन 40A2 आ जाता है, एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स करते हो आप तो वो ऐड हो जाता है सर। प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड, पीजीपी में इनकम दिखाना सर। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना, रेवेन्यू होगा तो 100% अलाउड, कैपिटल होगा तो 1/5 अलाउड, वो भी किसको, सिर्फ कंपनी को, इंडिविजुअल को मत दे देना। अगला सैलरी पेड टू सिस्टर इन लॉ, मैं आपको ऊपर यही बता रहा था, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ रिलेटिव नहीं होते हैं, इनको करो, एक्सेसिव अनरीजनेबल पेमेंट भी करो, अलाउ हो जाएगा, ध्यान रखना। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, ओ भाई साहब एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है और अगर प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन है और आफ्टर ड्यू डेट, किसकी ड्यू डेट सर, इस रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट सर, रिटर्न वाली ड्यू डेट नहीं, समझो प्लीज, इसको दिमाग में बैठाओ। एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए रिटर्न की ड्यू डेट देखी जाती है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट देखी जाती है। तो सर अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो ध्यान देना सर, अगर मान लो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, ध्यान दीजिएगा सर, तो सर मान लो एम्प्लॉय का पैसा है तो सर मार्च का है तो कब तक डल जाना चाहिए था, 15 अप्रैल तक। अगर डल गया तो गुड, नहीं डला, एम्प्लॉयर ने 15 अप्रैल तक जमा नहीं किया तो सर उसको इनकम मान के ऐड करना, पीजीबीपी में इनकम मान के ऐड करना। ये मैं नहीं बोलता, ये सेक्शन 36 बोलता है सर। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए क्या देखेंगे अपन, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न देखेंगे, अलग अलग है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, ध्यान रखना। अगला है मेडिकल एक्सपेंस, सर मेडिकल एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, पर्सनल नेचर का होता है, चुपचाप ऐड कर देना। पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अगर किसी भी रेसिडेंट को पे करो, अच्छा मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें नाम दिया हुआ है, बता ही नहीं रहा रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट, तो आंख बंद करके उसे रेसिडेंट एज्यूम करना, बट नीचे लिख के आना या बाजू में लिख लेना, फिर उसके बाद 30% डिसअलाउ करना,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सर इसको पीजीपी की इनकम से हटाओ क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है। दूसरा, ये एग्जेम्प्ट है। सर तो एग्जेम्प्ट है तो लिखो ही नहीं कहीं और, नहीं, आईयूएस में जाना, आईयूएस में जाके इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ लिखना और वहां पर बाजू में लिख के आना एग्जेम्प्ट। विश्वास करो मेरी बातें ना एग्जाम में गूंजेगी, अगर ये 2-3 बार वीडियो देख ले तो इतनी गूंजेगी ना मेरी आवाज आपको कि गलती नहीं होने देगी सर। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सर ये मेरी पीजीपी की इनकम नहीं है, इसको मैं आईयूएस में लेके जाता हूं, पर अगर स्मार्ट स्टूडेंट हो तो साथ साथ इसके डिडक्शन भी सोचोगे, साथ साथ इसके डिडक्शन सोचोगे। अगर स्मार्ट स्टूडेंट हो तो देखो, डिडक्शन के बारे में नहीं लिखा तो भी बता रहा हूं, जो नहीं लिखा है वो भी सिखा रहा हूं, सीख मेरे भाई। ATTTA वो डिपेंड करेगा एज के ऊपर, बट लेना प्लीज ध्यान देना, तुरंत तुरंत साथ साथ लिखते जाना। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस वाला है तो प्लीज याद रखना, पहले तो पीजीपी से हटाना, आईयूएस में लेके जाना, और आईयूएस में 3500 अगर इंडिविजुअल है तो 3500 की एग्जम्पशन है वो माइनस करना, और फिर नीचे डिडक्शन लेने जाना। एक मस्त वाला सिखाऊं, देखो मान लो 10,000 मिला पोस्ट ऑफिस से सेविंग से, ठीक है, तो 3500 हमने क्लेम कर लिया, बचा कितना 6500। सर ATTTA में कितना मिलेगा? एक स्टूडेंट बोला सर 10,000। मेरे भाया जब बचा ही 6500 है तो 10,000 कैसे ले लेगा? 6500 लेना। ये मिस्टेक्स होती है, इन्हीं को मिस्टेक बोला जाता है सर टोटल इनकम में। अगला, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग, ओ भाई 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 ये बड़ा मजेदार है सर। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7th वाला, इसको पहले तो पीजीपी से हटाओ, आईयूएस में दिखाओ सर। ऑब्वियस है सर, इंटरेस्ट की इनकम आईयूएस में जाती है, एंड उसे एज्यूम करना कि वो री इन्वेस्ट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं आएगा, क्लिक ही नहीं करेगा। आप ये एज्यूम करना कि ये री इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि ये 3rd ईयर है, 5 साल मिनिमम रखना पड़ता है। आप एज्यूम करना कि री इन्वेस्ट हुआ है और एटीसी में डिडक्शन लेना। बहुत ट्रिकी पॉइंट्स है ये, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इतने प्यारे पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप इसे समझ रहे हो तो अल्टीमेट है सर। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, जैसे इंडियन कंपनी की डिविडेंड का ट्रीटमेंट वैसे ही फॉरेन कंपनी के डिविडेंड का ट्रीटमेंट। इनकम से हटाओ, कहाँ लेके जाएंगे? आईयूएस में। म्युनिसिपल टैक्स, ओ भैया जी म्युनिसिपल टैक्स को लेके बहुत क्लियर रहना कि म्युनिसिपल टैक्स पहले चेक करना किस चीज का है। सर घर का म्युनिसिपल टैक्स है तो पीजीपी से हटाओ, ऐड कर लो एक्सपेंस में से, और उसको आईएचपी में लेके चल जाओ। और अगर सर बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो म्युनिसिपल टैक्स पीजीपी में एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लेते हो। एंड म्युनिसिपल टैक्स क्लेम करते टाइम सेक्शन 43B याद रखना, ऑन और बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करना है, तभी इसी साल क्लेम कर पाओगे। याद आया? एक्चुअल पेमेंट में कुछ एक्सपेंस अलाउड है 43B। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन, एजुकेशन लोन ऑन सन, सर ये तो हम पीजीपी में ऐड कर देंगे, बट हमें इसकी ATE में डिडक्शन मिलती है सर। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कुछ ना बोले कौन सा डिपॉजिट सर्टिफिकेट, काय का डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो ये मान के चलना सर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का डिपॉजिट सर्टिफिकेट है। पीजीपी से हटाना, आईयूएस में लिखना, और आईयूएस में जाके दिखाना कि ये एग्जेम्प्ट है। समझ आ रही कहानी? शीट का रियल यूज सीखो सर, यही यूज है सर। इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम आईयूएस में जाएगा, कंपनी डिपॉजिट आईयूएस में जाएगा। अच्छा एक मस्त वाली बात सिखाऊं सर, इंटरेस्ट इन कंपनी डिपॉजिट ये आईयूएस में टैक्सेबल है। आपको कई बार ऐसा होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सर कंपनी डिपॉजिट करने के लिए पर्सन ने लोन लिया और लोन में इंटरेस्ट पे करता है, तो ध्यान रखना पहले तो इनकम आईयूएस में दिखाना, माइनस कर लेना इंटरेस्ट एक्सपेंस। आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही सिखा दे रहा हूं सर, पूरी क्वेश्चन हर चीज बता देता हूं। इंटरेस्ट एंड वेल्थ एक्सपेंस सेक्शन 40 डिसअलाउ किया है, ऐड कर देना। हाउस होल्ड एक्सपेंस सेक्शन 37 डिसअलाउ किया है, ऐड कर देना। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये तो मैंने आपको ऊपर सिखाया। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, सर ये पीजीपी में ऐड कर दो, पर आप इसकी एटीजी में जाके डिडक्शन ले लो सर। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड सर एटीजी याद है? विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, विद क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट में 100%, विद में 150%, याद आया? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100%, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, याद रखना।
अगला है एडवांस टैक्स। ये आपको ऐसा खर्चा थोड़ी मिलेगा पीजीपी में, इसको ऐड करो। बट हाँ याद रखना, जब आप लास्ट में टैक्स निकाल लोगे, फाइनल जो आपका टैक्स आ जाएगा उसमें आप एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस माइनस करते हो, लास्ट में माइनस करते हो, लास्ट में माइनस करते हो मेरे भाया, लास्ट में, याद रखना लास्ट में, आफ्टर कैलकुलेटिंग टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसके बाद जो आता है उसके बाद माइनस करते हो। ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर पेड थ्रू बियरर चेक, बियरर चेक को कैश माना जाता है, क्रॉस चेक को कैश माना जाता है, लिख लेना। वैसे तो मैं बता दिया हूं, स्टिल किसी को याद रखना हो तो बियरर चेक, क्रॉस चेक, ये सब कैश माने जाते हैं, इनको ऐड कर लेना पीजीपी में। ठीक है। अगला, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय व्हाइल टर्मिनेटिंग हिज सर्विस इन बिजनेस यूनिट। ओ भाई साहब, कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट कर रहे, आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो, टर्मिनेट करने के लिए उसे कंपनसेट कर रहे हो, तो ये अलाउड है, ये एज अ कंपनसेशन अलाउड है सर, सेक्शन 37 अलाउ करता है सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, ये तो एग्जेम्प्ट है, पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट मिले एग्जेम्प्ट, लॉस मिले उसको भी एड बैक कर लेना, लॉस भी अलाउ नहीं होता है सर, जब प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी तो एग्जेम्प्ट है ना सर। ठीक है। सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर टू द एक्सटेंट अलाउड टू द फर्म, अगर सैलरी और इंटरेस्ट कोई पार्टनर को मिल रहा है तो ध्यान रखना सर, जितना फर्म को अलाउ होता है उतना ही पार्टनर के हाथ में पीजीपी की इनकम, अगर फर्म को अलाउ नहीं होगा तो पार्टनर के हाथ में भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। समझ आई कहानी। आगे, अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सर ये तो नॉर्मली बिजनेसमैन है तो पीजीपी में टैक्सेबल, अदरवाइज हम इसे आईयूएस में लेके जाते हैं सर, अदरवाइज आईयूएस, ध्यान रखना सर। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी, अब तो ये कहानी बनती नहीं है सर, क्योंकि सर एओपी इंटर के सिलेबस से हट गया, बट ये पॉइंट पहले के क्वेश्चन में है तो एक बार के लिए बता देता हूं सर। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी दिया हुआ है, टैक्सेबल अंडर पीजीपी इफ एओपी इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल रेट। मैं एक मस्त वाली बात बताता हूँ, अगर एओपी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल, मतलब नॉर्मल वो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल है, तो जो मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर हूं उससे जो भी इनकम होगी वो पीजीपी में टैक्सेबल होगी। पर मान लो अगर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, और वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल ही नहीं है, उसकी इनकम 2,50,000 से कम है, और फिर अगर मेरे को उस एओपी से इनकम होती है तो वो टैक्सेबल नहीं होती, वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है। तो अगर किसी को ज्यादा ना समझ आए तो ये पॉइंट एक बार वापस सुन लेना, अदरवाइज इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि अभी नहीं पूछेगा इससे आपसे। डोनेशन टू गुरुद्वारा इन कैश, ओ भाई साहब कैश, कैश में नहीं करना, डोनेशन गुरुद्वारा को कैश में नहीं करना सर। और याद है ना एटीजी बोला था 2000 से ज्यादा कैश अलाउ नहीं करूंगा, तो पीजीपी में तो ऐड कर लेना, और 2000 से ज्यादा कैश होगा तो अलाउ भी मत करना। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ ई व्हीकल फॉर पर्सनल पर्पस, ओ भैया पर्सनल पर्पस रहा तो पीजीपी में आप चुपचाप ऐड कर लेना, आप चाहो तो 80 ई बी, वेरी गुड, 80 ई में जाके इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए, और मैक्सिमम इंटरेस्ट 1,50,000। अगला, सेल ऑफ फर्नीचर टू ब्रदर एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, ओ भैया मैं बेच कम में सकता हूं, उसमें सेक्शन 42A अप्लाई नहीं होता सर। सेक्शन 48(2) कब अप्लाई होता है, जब एक्सेसिव या अनरिजनेबल पेमेंट किया जाए। पेमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ बेच रहा हूं, बेचने से जो पेमेंट पैसा आता है उसको पेमेंट नहीं बोलते हैं, उसको इनकम बोलते हैं। इनकम में सेक्शन 48(2) अप्लाई नहीं होता, प्लीज ध्यान रखना। सेक्शन 48(2) जो है वो यहाँ ए रह गया, सॉरी, सेक्शन 48(2) जो है सर वो इनकम में अप्लाई नहीं होता है, एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट्स पे अलाउ होता है, एक्सपेंडिचर्स पे अलाउ होता है, इनकम पे नहीं। ये पॉइंट दिखेगा ना, बवाल है सर, इसका भी गलत ट्रीटमेंट कर दोगे सर। अगला, रॉयल्टी ऑन पेटेंट, सर ये हमारी बिजनेस इनकम नहीं होती है, इसको आप आईयूएस में लेके जाओ सर। रॉयल्टी ऑन पेटेंट एंड एटी क्यू आरआरबी, याद आ रहा है कहानी कुछ, क्यू बी बुक्स, ATRRB, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, यहां पर जाके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सर। ठीक है। बेड डेट रिकवर्ड, ओ भैया जी ये तो पता नहीं स्टूडेंट को बवाल मचा के रखा है। नॉर्मली बेड डेट जितना भी रिकवर होता है वो सर पीजीपी में टैक्सेबल होता है, आराम से हम उसे टैक्स कर देते हैं। बट ये एक बहुत प्यारा सा मैंने पॉइंट लिख के दिया था, पता नहीं कोई स्टूडेंट ध्यान दिया नहीं दिया, मैं इसको आपको समझाता हूँ, 1 मिनट समय लेते हैं, समझते हैं सर, ध्यान दो। सर मान लो, ठीक है,
मान लो सर मेरे को एक बार के लिए सर 1920, ठीक है, 1920 में, ठीक, 1920 में मेरे को 5 लाख रुपीज का बेड डेट हुआ था, ठीक है, ध्यान देना मैं समझाता हूँ। सर 1920 में मुझे 5 लाख रुपीज का बेड डेट हुआ, ठीक है। मैं सरकार को बोला मैं बेड डेट क्लेम कर रहा हूँ, सरकार बोली हम तेरे को पूरा क्लेम ही नहीं करने देंगे, हम तेरे को 3 लाख रुपीज ही क्लेम करने देंगे। बोला वाह यार, बेड डेट तो आप पूरा अलाउ कर देते हो। बोले नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे बेड डेट पूरा क्लेम करने। मैं बोला ओके, नाराज क्यों होते हो? मतलब मैं ये बोलना चाह रहे हो आप कि 2 लाख रुपीज का बेड डेट क्लेम करने नहीं दोगे? बोले वेरी गुड, समझदार है तू। मैं बोला ठीक है, ओके फाइन। फिर सर मान लो मैं 26 में बिजनेस कर रहा था, ठीक है, और 26 में मेरा ये 3 लाख रुपीज का बेड डेट रिकवर्ड हुआ, ठीक। तो सरकार मेरे पास दौड़ के आई, सरकार बोली लो 3 लाख रुपीज आपकी पीजीपी की इनकम। मैं बोला सुनो ना, ये 3 लाख वो रिकवर हुआ है जो 2 लाख आपने अलाउ नहीं किया था। सरकार बोली कैसे पता? मैं बोला पता क्या, मेरा ही तो डेटर है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 3 लाख वो डेटा रिसीव्ड हुआ है जो 2 लाख आपने अलाउ नहीं किया था। तो सरकार बोली चाहता क्या है? मैं बोला जो ये 3 लाख रिकवर हुए ना, उसमें से पहले 2 लाख वो हटा दो जो आपने मुझे पहले अलाउ नहीं किया था। आप मेरी 1 लाख ही इनकम ले सकते हो सर, आप मेरी 1 लाख ही इनकम ले सकते हो। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल से मैंने ये समझाया और एग्जाम में यही आता है। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। ये तो बड़ा इजी है सर, बहुत इजी है। देखो 5 लाख की साइंटिफिक रिसर्च की एसेट, मैं उसको यूज किया साइंटिफिक रिसर्च से, उसकी कॉस्ट क्या हो गई सर? उसकी कॉस्ट हो गई निल। क्लियर? कल के दिन इस साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को बेच दिया, कितने बेचा? 3 लाख। सरकार बोली पीजीपी की इनकम। मैं बोला अच्छा, अगर 7 लाख में बेच देता तो? सरकार बोली फिर दो इससे 5 लाख रुपीज आ जाएगी आपकी पीजीपी की इनकम एंड 2 लाख रुपीज आ जाएगा आपका कैपिटल गेन। मैं बोला ये क्यों आया? सरकार बोली सिंपल है, हाँ आपने तो एसेट की कॉस्ट से ज्यादा में बेच दिया सर, आप तो किसी को लूट दियो, तो कैपिटल गेन तक बात पहुंच जाएगी। ठीक। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। सर 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 प्लीज, सर प्लीज, पीजीबीपी में ये 14% है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से लड़ते हैं कि सर 80 में हम 10 भी पढ़ते हैं, 14 भी पढ़ते हैं। मेरे भाया वो डिडक्शन है, ये आप पीजीबीपी में सेक्शन 36 का एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो। आप डिडक्शन में क्या करते हो, सेक्शन 36 में क्या करते हो, अलग अलग कहानी है। यहां पर जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो सेक्शन 36 के हिसाब से आप 14% अलाउ करोगे, एक्सेस जो रहेगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। एंड जब आप 80 CCD में जाके डिडक्शन लोगे ना सर, तब आप चेक करना कि वो 115 BSc ऑप्ट किया है नहीं किया है, जो कर रहा है वहां पर करना, यहां परेशान मत करो। यहां 14% फाइनल है, 14% तक अलाउड है, उससे ऊपर का डिसअलाउड है। क्लियर? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का पैसा 1/5 करके एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, पूरा एक बार में खर्चा अलाउ नहीं होता। लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, सर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स सेक्शन 43(5) का एक्सेप्शन है ये। सरकार बोलती है हम इसे नॉर्मल बिजनेस लॉस ट्रीट करेंगे, स्पेकुलेशन नहीं। कमीशन फ्रॉम एजेंट ऑन सेटलमेंट, ध्यान से सुनिएगा सर मान लो, पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो मेरे को किसी को 5 लाख रुपीज देने की लाइबिलिटी थी, ठीक है, तो मैंने ऐसा 5 लाख अपनी लाइबिलिटी बुक करी, पीएल अकाउंट में खर्चा क्लेम कर लिया कि मेरे को 5 लाख रुपए पे करना है। क्रिस्टल क्लियर? बाद में सर उसने बोला नहीं रे, मैं तेरे से 5 लाख रुपीज नहीं लूंगा, जा 4,50,000 लूंगा। मैं कितना डाल के बैठा था? 5 लाख का एक्सपेंस डाल के बैठा था। सर उसने मुझसे कितना क्लेम किया? 4,50,000 ही लिया मेरे से, तो 50,000 रुपए मैंने खर्चा ज्यादा डाल के बैठा था। सरकार बोली अब ये 50,000 जो तूने पहले एज अ ज्यादा एक्सपेंस क्लेम किया था, ये 50,000 अब तेरी क्या मान ली जाएगी? इनकम। बात समझ आई? ठीक है। If books are maintained on cash basis, ओ भाई कल ही एक स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर अगर कैश बुक बेसिस में बुक मेंटेन होती है तो क्या डिफरेंस क्या आता है एक्रूवल और कैश बेसिस में? कैश बेसिस की कहानी हो तो सर हो सकता है आप अगले साल का भी एक्सपेंस इस साल पे कर रहे हो,
तो अलाउ हो जाएगा। पर अगर एक्रूवल बेसिस में हो तो फिर अगले साल का खर्चा इस साल क्यों लोगे सर? आउटस्टैंडिंग अमाउंट आर नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग करंट ईयर इनकम ओनली, दैट इज कंसिडर्ड इन विच ईयर इट इज रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सर कैश बेसिस में, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, तो ये बड़ा बवाल है। एक बार एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन था एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। अब कोई भी स्टूडेंट, मैं भी देखता तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पर्सनल मान के सेक्शन 37 में डिसअलाउ कर देता, बट इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आया तो इंस्टीट्यूट ने बोला एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। उन्होंने बोला ये कहाँ लिखा है? बोले ना हमने एज्यूम किया। तो आप जो भी करोगे एग्जाम में नोट लिख के आओगे, ठीक है। नोशनल रेंट, नोशनल खर्चे अलाउ नहीं होते सर। कैश पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर अलाउड है बट 35,000, उससे ज्यादा नहीं सर। इंटरेस्ट टू बैंक ऑन टर्म लोन अलाउड है, बट याद रखना सेक्शन 43B का एप्लीकेशन याद रखना सर। इंटरेस्ट को डिबेंचर में कन्वर्ट किया अलाउ नहीं है। सर कल के दिन डिबेंचर का इंटरेस्ट है उसको पे किया वो अलाउ हो जाएगा, ध्यान रखना। इंटरेस्ट को कल के दिन कोई भी ऐसी एसेट में कन्वर्ट किया जिससे आपका पेमेंट डिफर हो गया वो अलाउ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना सर। हाँ ये तो बाप रे बाप। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इंटरेस्ट बोल ही दिया तो एक स्टूडेंट का ना माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके डाउट था, ध्यान से सुनना सर। वैसे तो मैंने इसके क्वेश्चंस भी कराए हैं। माइक्रो और स्मॉल, मीडियम की तो बात ही नहीं है, माइक्रो और स्मॉल, इनके केस में सिंपल ये बोला गया कि सर अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज का टाइम पीरियड मैक्सिमम, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज का टाइम पीरियड मैक्सिमम। भैया अगर 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। अब इसमें एक स्टूडेंट कंफ्यूज ये होता है कि सर मान लो किसी से, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने स्टूडेंट के डाउट देखे तो मेरे को लगा बता देता हूँ। सर मान लो किसी ने एक मार्च 25 को एग्रीमेंट किया, या एग्रीमेंट ही नहीं है सर, मार्च 25 की बात है सर, माइक्रो इंडस्ट्री की बात है, तो माइक्रो इंडस्ट्री की बात है, मार्च 25 को एग्रीमेंट किया तो इसको सर 15 डेज के अंदर पेमेंट करना है। तो सर मान लो इसने 5 अप्रैल को पेमेंट किया, सर क्या ये एक्सपेंस इस ईयर में अलाउ हो जाएगा? मान लो ये 24-25 है और ये 25-26 है, सर क्या ये 24-25 में अलाउ हो जाएगा? यस अलाउ हो जाएगा, क्योंकि विद इन 15 डेज पेमेंट कर दिया, भले वो नेक्स्ट ईयर फॉल कर गया बट विद इन 15 डेज पेमेंट हो गया तो ये अलाउ हो जाएगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। इससे रिलेटेड और एक आध कोई क्वेश्चन था क्या? इसके बेसिस में और एक क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन और था, याद नहीं आ रहा। वो क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, वो भी एक पॉइंट था, जबरदस्त था सर, कि एक पर्सन बुक्स मेंटेन कर रहा है एक्रूवल बेसिस में, फिर एक्रूवल बेसिस में मेंटेन कर रहा है तो वो इस साल एक्सपेंस क्लेम किया तो एक्रूवल बेसिस में ही एक्सपेंस क्लेम कर लिया। फिर नेक्स्ट ईयर उसने सर 16 अप्रैल को पेमेंट किया, तो सर जब 16 अप्रैल को पेमेंट किया तो सर क्या इस ईयर में ये डिसअलाउ हो जाएगा? यस इस ईयर में ये डिसअलाउ हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया है जहां तक मेरे को याद है, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो याद नहीं है सर, बट अच्छा पॉइंट था, वो भी एक अच्छा पॉइंट था सर, ठीक है। अब देखो पेनल्टी की बात हो, जब CGST SGST और इनकी पेनल्टी की बात हो तो आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे सर। अगर कंपनसेटरी नेचर की पेनल्टी है तो अलाउ कर देना, पेनल नेचर की पेनल्टी है तो मत अलाउ करना। क्वेश्चन में कुछ बोलेगा ही नहीं तो एज्यूम कर लेना कि पेनल नेचर की पेनल्टी और डिसअलाउ कर देना, ठीक है। सैलरी पेड टू स्टाफ नॉट रिकॉर्डेड, आप इसको प्यार से एज एन एक्सपेंस ट्रीट करो, ज्यादा अच्छा है सर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिले इन डिपॉजिट ऑफ GST, ये कंपनसेटरी नेचर का, ये अलाउड है, ये ध्यान रखना सर, अच्छा पॉइंट है सर। ये देखो ये देखो ये देखो देखो माइक्रो और वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का सर, ये देखो मैंने लिख के दिया है सर, ठीक है। सिस्टर इन लॉ मैंने आपको बताया था रिलेटिव में नहीं आती, ठीक है। और वन टाइम डिपॉजिट इन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिपार्टमेंट, ये अलाउड नहीं है एज अ डिडक्शन, ये थोड़ा सा एक नया पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। वन टाइम डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी और वाटर डिपार्टमेंट में करते हो तो वो अलाउड नहीं होता एज एन एक्सपेंस। क्यों अलाउ होगा सर? वन टाइम डिपॉजिट है, ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, तो PL अकाउंट में आप क्यों डालोगे इसको? फैमिली पेंशन फ्रॉम PSU, ये IOS में जाता है सर, PGP से हटा देना अगर दिया होगा। GST पेड अलाउड है बट सेक्शन 43B में देख लेना सर कि टाइम लिमिट के अंदर पे हुआ है कि नहीं।
रिजर्व फॉर बेड डेट ये अलाउड नहीं होता है सर। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट चलेगा तो ना, आर्टिकल को इंसेंटिव, अपना ही तो बच्चा है, दे दो सर। बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें सेक्शन 40A 48(2) और 48(3) एक साथ अप्लाई हो गया, तो सरकार बोलती है उस केस में 48(2) आप पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 अप्लाई करेंगे। 48(2) क्या था? एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स और स्पेसिफाइड पर्सन। 48(3) क्या था सर? 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट। एक क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में है ही इसका, इसलिए मैंने बताया। 35(AD) इन केस ऑफ 115 BSc, ये ध्यान रखिएगा सर, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। अगर आपने 115 BSc ऑप्ट किया है तो आपको सेक्शन 35(AD) नहीं मिलता, तो आप उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउ नहीं करेंगे, बट उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप क्या क्लेम कर लेंगे? डेप्रीसिएशन। समझ आई बात? तो ये मैंने 78 एडजस्टमेंट्स पूरे समझाए, आई होप क्लियर हुए होंगे। इनको एक बार और सुन लेना, लिटरली दिमाग में बैठ जाएगा और मेरी आवाज गूंजेगी आपको एग्जाम में, और बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए कर लिया। अगर आप लोगों को जीएसटी में भी जो मैंने टॉप 47 एडजस्टमेंट्स डाले थे सर, अगर आपको उसकी भी एक वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करना, यस सर वी वांट वीडियो। ठीक है, मैं जरूर आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेके आऊंगा अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है, चलो, थैंक यू।